हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपका BHDLA 137 यानी कि हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सो स्टूडेंट्स, इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका कल होने वाला है, तो उसी वजह से ये जो वीडियो है हम आपके लिए बना रहे हैं ताकि आप जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज कर सकें। और सारे के सारे जो आंसर्स हैं मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से एकदम ईजी लैंग्वेज में आप हर एक क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। तो आप लोग चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब पार्ट 2 आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन क्या है, औपचारिक पत्र को परिभाषित करते हुए औपचारिक पत्र का एक नमूना आपको प्रस्तुत करना है। तो यानी कि आपको पहले बताना है कि औपचारिक पत्र क्या होता है, फिर उसका एक नमूना आपको देना है, एक एग्जाम्पल आपको बताना है। तो औपचारिक पत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉर्मल लेटर कहते हैं, ये कौन से पत्र होते हैं? तो औपचारिक पत्र वो वाले पत्र होते हैं जो हम किसी व्यावसायिक, सरकारी, किसी संस्था, किसी ऐसी जगह पर लिखते हैं जो जिससे हमारा कोई ऐसा पर्सनल रिलेशन नहीं होता। वहीं अगर हम बात करें अनौपचारिक पत्र की, तो जब आप अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को पत्र लिखते हो तो वो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। तो इन पत्रों में संवाद का उद्देश्य न केवल सूचना देना है, बल्कि वे निश्चित रूप से सम्मान, अनुशासन, शिष्टा का पालन भी करते हैं। औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्रों का प्रयोग कामकाजी जीवन, सरकारी संस्थाओं, कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों, कंपनियों और अन्य संस्थानों में किया जाता है। तो आपको समझ में आया कि जब भी आप अपने स्कूल में कोई पत्र लिख रहे हो, कॉलेज में कोई पत्र लिख रहे हो, तो वो सारे के सारे जो आपके पत्र हैं वो क्या हैं, आपके औपचारिक पत्र कहलाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसका एक निश्चित ढांचा और इसकी भाषा होती है। एकदम भाषा जो है वो औपचारिक होनी चाहिए और विनम्र होनी चाहिए। इन पत्रों में आप किसी समस्या का समाधान, किसी सुविधा की मांग, सूचना देने, प्रतिक्रिया प्राप्त करने या किसी अन्य औपचारिक उद्देश्य के लिए जो पत्र है इसे आप लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर इसकी संरचना देखेंगे कि औपचारिक जो पत्र होता है उसके अंदर क्या क्या हमारे जो मेन पॉइंट्स रहेंगे। पहला, पत्र लिखने की तारीख, ठीक है। देन आपको बताना है प्राप्तकर्ता का नाम और उसका पता। इसके बाद आपको विषय, सैल्यूटेशन यानी कि संबोधन, जैसे हम लोग महोदय वगैरह शब्द का यूज करते हैं। फिर जो उसकी बॉडी रहती है उसको हम लोग हिंदी में मुख्य संदेश कहते हैं, जिसमें जो भी आपको पूछना है वो आप उसके अंदर पूरा मुख्य संदेश में लिख देंगे। फिर इसकी समाप्ति एंड लास्ट में आपको हस्ताक्षर कर कर अपना क्या लिख देना है, नाम लिख देना है। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया आपको ये क्या है, इसका पूरा का पूरा संरचना है इसकी। इससे पहले मैंने आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बताया था। ये सारा का सारा जो है आप अपने एग्जाम में एज इट इज लिख कर आएंगे। इसको आपको लर्न करना है। जिसके जो PDF है वो कैसे डाउनलोड करने हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी। तो जब आप लोग PDF को डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आपकी रिवीजन और भी ज्यादा बेटर हो जाएगी। सो यहाँ पर स्टूडेंट आपको औपचारिक पत्र की जो संरचना है उसके बारे में ये पूरा बताया गया है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जो औपचारिक पत्र है इसका उदाहरण, ठीक है। जैसे कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में क्या लिखा था कि इसका आपको क्या प्रस्तुत करना है, इसका नमूना प्रस्तुत करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको नाम लिखना है, अपना अपना एड्रेस एंड डेट लिखनी है। फिर आप जिसको भेज रहे हैं, ठीक है, उनका लिखेंगे प्राचार्य, सिटी गर्ल्स स्कूल, सेक्टर 9 कोलकाता। तो स्कूल के लिए था ये पूरा नमूना। आपको समझ में आया दोनों चीज़ें। फिर आपको विषय ज़रूर लिखना है। विषय क्या है, विद्यालय में छुट्टी के लिए आवेदन। तो एकदम सिंपल विषय है। और ये रहा आपका संबोधन, यानी कि महोदय आपने लिखा। फिर आप क्या लिखेंगे, जो आपका ये जो पत्र है ये इसकी मेन बॉडी है कि सविनय निवेदन है कि मैं शिवानी शर्मा, कक्षा 12 की छात्रा, विद्यालय में दिनांक 10 जनवरी 2025 से 12 जनवरी 2025 तक व्यक्तिगत कारणों से छुट्टी लेना चाहती हूँ। तो कुछ मेरे पर्सनल रीजंस हैं जिनकी वजह से मैं छुट्टी लेना चाहती हूँ। तो ये आपने बॉडी में बताना है, कब से कब तक सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, आप कौन हो, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। मुझे 11 जनवरी को मेरी बहन की शादी में शामिल होना है और परिवार के अन्य आयोजनों में भाग लेने के लिए मुझे छुट्टी की आवश्यकता है। तो आपने बता दिया कि आपको छुट्टी की आवश्यकता क्यों है। तो कृपया मुझे 3 दिन की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। मैं अपना पाठ्यक्रम समय पर पूरा कर लूंगी और अनुपस्थित रहने की स्थिति में सभी जरूरी कार्यों को पूरा करने की कोशिश भी करूंगी। तो आपसे निवेदन है कि मेरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए छुट्टी को क्या करें, स्वीकृत करें। फिर आपने लास्ट में दे दिया, इनको धन्यवाद बता देना है। और लास्ट में बस यही आपकी विश्वासी लिख सकते हो, है ना, योर्स ट्रूली जो हम इंग्लिश में लिखते हैं, या फिर आज्ञाकारी लिख सकते हो, कोई भी आप अपने वर्ड्स को यूज कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको अपना नाम, कक्षा और ये बता देना है। देन यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैंने आपको नोट में बता रखी है जो आपको ध्यान देनी है कि संबोधन में हमेशा एक आदर्श और सम्मानजनक शब्द जो होते हैं हमको उनका उपयोग करना है, जैसे कि महोदय, महाशय,
इस टाइप के शब्दों का आपको यूज करना है। मुख्य संदेश हमेशा संक्षिप्त होना चाहिए, ये नहीं कि आपने बहुत सारी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन वहां पे चिपका दी। संक्षिप्त होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और सटीक रूप में उसे आपको व्यक्त करना है। समाप्ति में आपको धन्यवाद, आपका विश्वासी, आपका आज्ञाकारी, इस प्रकार के जो शिष्ट शब्द हैं उनका आप प्रयोग करेंगे। पत्र में हस्ताक्षर और नाम हमेशा आपको अंत में जरूर बताना है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आप लोग बताएंगे कि व्यक्तिक लेखन की भाषा को आपको बताना है। तो व्यक्तिक लेखन की भाषा, तो व्यक्तिक लेखन वह लेखन है जो लेखक के व्यक्तिगत विचारों, भावनाओं, अनुभवों और दृष्टिकोणों को व्यक्त करता है। तो जो भी हमारा लेखक है, ठीक है, उसके जो विभिन्न विचार हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, अनुभव हैं, दृष्टिकोण हैं, ये सारी चीजें हमें व्यक्तिक लेखन में देखने के लिए मिलती हैं और यह आमतौर पर निजी या अनौपचारिक होता है। तो हमारा जो व्यक्तिक लेखन है वो कैसा होता है, निजी और अनौपचारिक होता है, ठीक है, पर्सनल होता है, अनौपचारिक होता है और इसमें लेखक का आत्म संप्रेषण मुख्य रूप से होता है। व्यक्तिक लेखन में भाषा आमतौर पर सरल, स्वाभाविक और संवेदनशील होती है। इसमें औपचारिकता का अभाव होता है। किस चीज का अभाव होता है आपको ध्यान रखना है, इसमें हमें किसी भी प्रकार की जो औपचारिकता है वह देखने के लिए नहीं मिलती और लेखक अपनी व्यक्तिगत स्थिति, विचार और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से इसमें व्यक्त करता है। अब हम यहाँ पर जो आपका ये व्यक्तिक लेखन है इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे। तो पहला क्या है कि यह लेखन स्वाभाविक और सरल होता है। कैसा होता है, स्वाभाविक और सरल होता है, जिससे लेखक की आंतरिक भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। तो जो हमारा लेखक है उसके भीतर जो भी विचार हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, उन सब चीज़ों को अगर हमें स्पष्ट रूप से समझना है तो हमें वो व्यक्तिक लेखन की जो विभिन्न जो हमारे उदाहरण हैं उनसे आपको समझ में आएगा। और क्या रहता है, संवेदनशीलता इसमें होती है। तो लेखक अपनी भावनाओं और अनुभवों को बिना किसी हिचकिचाहट के व्यक्त करता है। अनौपचारिक भाषा, तो इसमें अक्सर जो भाषा है वह अनौपचारिक और व्यक्तिगत रहती है। इसमें लेखक पाठक से व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ने की कोशिश करता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो लेखक है वो क्या करता है, पाठक से व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ने की कोशिश करता है। अब मैं आपको इसका उदाहरण बताऊंगी। जैसे कि मान लो कोई अपनी आत्मकथा लिखता है, तो जो आत्मकथा है वह क्या है, एक प्रकार का आपका व्यक्तिक लेखन का उदाहरण है। और आत्मकथा जो है लिखने पे जो हमारा लेखक है वो अपने पाठकों से जुड़ने की कोशिश करेगा इसके अंदर। तो स्वयं लिखी अपनी जीवनी आत्मकथा कहलाती है। तो जब हम अपने हाथों से अपने जीवन के बारे में लिखते हैं तो वो हमारी आत्मकथा कहलाती है। इसमें लेखक अपने अतीत को पुनः सृजित करता है, दोबारा से अपनी हिस्ट्री पूरी बताता है। यह साहित्य की एक सरस और संस्मरणात्मक विधा है, ठीक है, ये एक हमारी विधा होती है। जैसे अलग अलग विधाएं होती हैं, निबंध हो गया आपका, संस्मरण है, आत्मकथा है, तो ये सब विधाएं होती हैं। आत्मकथा में लेखक के जीवन का श्रृंखलाबद्ध विवरण भी होता है। श्रृंखला से बताया जाता है कि जब वो 5 साल का था, फिर 10 साल का था, 15 साल का था, तो पूरा श्रृंखलाबद्ध बताया जाता है जिसमें वह अपने विशाल जीवन सामग्री में से कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर उनको व्यवस्थित ढंग से सामने रखता है। तो क्या करता है, उसका जो विशाल जो उसका जीवन था उसमें से कुछ क्या करता है, कुछ बातों को लेगा और उनको एकदम व्यवस्थित तरीके से हमें बताएगा। इसलिए आत्मकथा की भाषा विवरणात्मक होती है। यहाँ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आत्मकथा से कुछ अंश जो है प्रस्तुत किए गए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक ऐसे देहाती का एकमात्र आत्मज है जिसका मासिक वेतन सिर्फ 10 रुपया था। अपने गांव के देहाती मदरसे में थोड़ी सी उर्दू और घर की थोड़ी सी संस्कृत पढ़कर 13 वर्ष की उम्र में मैं 36 मील दूर रायबरेली के जिला स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने गया। आटा दाल घर से पीठ पर लाद कर ले जाता था। 2 आना महीना फीस देता था। दाल ही में आटे के पेड़े या टिकिया पकाकर पेट पूजा करता था। रोटी बनाना तब मुझे आता ही नहीं था। 1 वर्ष किसी तरह वहां काटा, फिर पूर्वा, फतेहपुर और उन्नाव के स्कूलों में 4 वर्ष काटे। कौटुंबिक दुर्व्यवस्था के कारण मैं उससे आगे ना बढ़ सका। मेरी स्कूली शिक्षा भी वहीं समाप्त हो गई। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि उन्होंने अपने स्कूली शिक्षा के बारे में विवरण दिया हुआ है अपनी आत्मकथा में। तो आत्मकथा क्या है, व्यक्तिगत जीवन पर आधारित होती है। इसमें वह अपने जीवन
और परिवेश के अनेक मार्मिक क्षणों और अनुभवों को अभिव्यक्त करता है। आत्मकथा में अतीत और वर्तमान का हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, गहरा संबंध है। आत्मकथा लेखक के लिए अपने चरित्र का उद्घाटन और विश्लेषण करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है। तो जब हम किसी की आत्मकथा पढ़ते हैं तो उसके चरित्र के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। तो इसमें भाषा जहाँ वह एक और वर्णनात्मक होती है तो दूसरी ओर उसका स्वरूप विश्लेषण प्रधान रहता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे संस्मरण की भाषा। तो संस्मरण में जीवन के किसी महत्वपूर्ण भाग या घटना का संदर्भ होता है। इसके संबंध में कहा जाता है कि जिस प्रकार जीवनी कोई दूसरा आदमी लिखता है, आत्मकथा स्वयं लिखी जाती है। ठीक है, वैसे संस्मरण भी कोई भी लिख सकता है बशर्ते उसके जीवन में कोई ऐसा क्षण घटित हुआ हो। तो संस्मरण में हम हमारे जीवन में कुछ जो पल होते हैं, कुछ ऐसे सीन्स होते हैं, उनके बारे में सिर्फ हम लिखते हैं। यहाँ नारायण उपाध्याय द्वारा लिखित चतुर्मुखी प्रतिभा के धनी माखनलाल चतुर्वेदी शीर्षक संस्मरण का क्या है, आपको उल्लेख देखने के लिए मिलेगा। सो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि संस्मरण क्या है। किसी भी जो आपका जीवन का कोई भी क्षण जो है उसके बारे में आप उसमें बताते हैं। वे दादा जैसे पारिवारिक नाम से समूचे हिंदी जगत में परिचित रहे। उनका यह नाम महज एक संबोधन नहीं वरन इसमें उनका संपूर्ण व्यक्तित्व समाया है। वे हिंदी के कवि, कहानीकार, निबंधकार और पत्रकार रहे, लेकिन इन सबसे पूर्व वे एक सहृदय मनुष्य थे। उनका घर सदा और सब समय के लिए खुला रहता था। यहाँ लेखक ने माखनलाल चतुर्वेदी के सहृदय व्यक्तित्व का बहुत सरल भाषा में वर्णन किया है। इस संस्मरण में चतुर्वेदी जी के सहज स्वभाव को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। तो समझ में आया कि उनके बारे में जो संस्मरण उन्होंने लिखा, इससे उन्होंने क्या किया, उनका जो सहज स्वभाव है वो पूरा का पूरा यहाँ पर हमें बताया है। सो ये दोनों उदाहरण थे आपके वैयक्तिक लेखन के। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जनसंचार माध्यम के स्वरूपों पर आपको प्रकाश डालना है। तो विभिन्न जनसंचार के माध्यम क्या हो सकते हैं? जनसंचार के माध्यम वो होते हैं जिसमें हम बड़ी संख्या में अपनी जो सूचना, समाचार, हमारे जो विचार हैं, वो सारी चीज़ें बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाते हैं। यह विभिन्न रूपों में होते हैं और प्रत्येक का अपना विशेष उद्देश्य और प्रभाव होता है। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, मुद्रित माध्यम के बारे में पढ़ते हैं, जिसे आप लोग प्रिंट मीडिया कहते हैं। तो मुद्रित माध्यम में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें, पोस्टर, ब्रोशर, ठीक है, विज्ञापन, ये सारी चीज़ें आती हैं जो भी छपी हुई चीज़ें होती हैं। तो यह जनसंचार का सबसे पारंपरिक रूप है जिसमें सूचना को छापने या मुद्रित करने के बाद लोगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, सूचना को छापने या मुद्रित करने के बाद लोगों तक पहुंचाया जाता है। मुद्रित माध्यम में प्रमुख उदाहरण हम देखेंगे क्या क्या है आपका। समाचार पत्र हैं, तो दैनिक, साप्ताहिक और मासिक समाचार पत्रों के द्वारा समाचार, विचार और जानकारी प्रकाशित की जाती है। समाचार पत्र में आप देखते हैं डेली जो डेली वाले होते हैं, साप्ताहिक होते हैं, मासिक होते हैं, फिर पत्रिकाएं होती हैं, मासिक पत्रिकाएं, साप्ताहिक पत्रिकाएं, और आपके ब्रोशर्स एंड पोस्टर्स होते हैं जो कि प्रचार और सूचना देने के लिए छोटे छोटे मुद्रित सामग्री रहती है। फिर होते हैं द्रव्य और श्रव्य माध्यम, जिसमें हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो द्रव्य श्रव्य माध्यम में दृश्य और श्रव्य दोनों तत्वों का समावेश हम देखते हैं। इसमें टेलीविजन, फिल्म, रेडियो जो हैं आपके प्रमुख हैं। यह जनता तक सूचना पहुंचाने का प्रभावी तरीका है क्योंकि इसमें दृश्य और श्रव्य दोनों को सम्मिलित होता है। ठीक है, इसमें आपका क्या क्या आता है, तो इसमें आपका टेलीविजन आता है, रेडियो, फिल्में, वीडियो, ये सारा का सारा आपका द्रव्य श्रव्य माध्यम में आता है। ठीक है, फिर आपके क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ऑनलाइन माध्यम है। आजकल हम देखते हैं कि जो ऑनलाइन मनोरंजन जो है आप इंटरनेट पे देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, सूचना, समाचार, सब कुछ आपको इंटरनेट पे मिल जाता है, जिसमें आपका सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब है, आपके ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से आप जानकारी लेते हैं। आजकल पॉडकास्ट होते हैं जिनसे आपको विभिन्न विषयों पर जानकारी मिल जाती है। फिर होते हैं आपके आधिकारिक माध्यम यानी कि ऑफिशियल मीडिया। तो सरकारी या आधिकारिक संचार के उद्देश्य से इस्तेमाल किए जाने वाले माध्यम को आधिकारिक माध्यम कहा जाता है। तो जो सरकारी होते हैं, ठीक है, इसमें आपके सरकारी घोषणाएं, प्रेस जो होते हैं, प्रेस वाले जो छापते हैं, सरकारी टीवी चैनल, ये सब होता है।
फिर आपके विज्ञापन के माध्यम, जैसे कि आपके विज्ञापन में टीवी और रेडियो पे आप विज्ञापन देख रहे हो, प्रिंटेड विज्ञापन देख रहे हो, होर्डिंग्स देख रहे हो, बैनर देख रहे हो, ठीक है, सोशल मीडिया में ईमेल वगैरह आपके पास आ रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो विज्ञापन है ये भी जनसंचार का क्या है, आपका माध्यम है। फिर जनसंचार में अब क्या इनोवेशंस हैं, तो तकनीकी विकास के कारण जनसंचार के माध्यम में निरंतर बदलाव आ रहा है। उदाहरण के रूप में आजकल नए नए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम आ गए हैं, जहां पर लोग विभिन्न फिल्मों को, टीवी शोज को देखते हैं। वेबिनार्स आजकल होने लगे हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स होने लगी हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेबिनार, इन सब के जरिए जो है लोग संवाद और क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसका जो पीडीएफ है वो कैसे डाउनलोड करना है। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाना है। सबसे पहले वहां पर जाकर आपको क्या लिखना है, हमारी वेबसाइट का नाम आप लिखेंगे हिंदुस्तान नॉलेज, और जैसे ही आप उसको सर्च करेंगे तो जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी वो हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट पर आपको इग्नू के कई सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग अलग पेपर्स के मिलेंगे। तो अगर आपको वहां पर BHDLA 137 का नहीं मिल रहा आर्टिकल, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अगर आप फोन में देख रहे हैं तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे आपको सर्च का ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आप लोग लैपटॉप या टैब में देख रहे हैं तो वहां पे साइड में सर्च ऑप्शन आपको मिलता है। तो वहां पे सिर्फ आपको इसे सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो है आपको मिल जाएगा इसका आर्टिकल, और वो जो आर्टिकल है उसमें जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको फर्स्ट वाली पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे ही सेकंड क्लास अपलोड होगी तो आपको सेकंड की, फिर थर्ड की, जो भी क्लासेस अपलोड होंगी उनकी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। सो नाउ स्टूडेंट्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी जब हम लोग नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे तो वो आपके काम आने वाली है। बाकी आपके और भी जो एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिलेगी कि कब कौन सा पेपर होना है। असाइनमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं।